Everyone, today we are here to start chapter number 10 respiration in organisms for class 7th. So here we go. भूजो आपके ही जैसा एक लड़का है जिस को एक दिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए स्टेशन जाना था, जो टाउन में आए थे 1 साल बाद पूरे। ठीक है, तो वो उनको रिसीव करने के लिए गया और वो भागते भागते वहाँ पे उनको रिसीव करा उसने। तो उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा कि तुम इतनी ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग क्यों कर रहे हो। तो उसने बताया कि वो सारे रास्ते भागते हुए आया है, इस वजह से उसकी ब्रीथिंग जो है वो फास्ट हो गई है। तो उसके माइंड में क्वेश्चन स्ट्रक किया कि मेरे भागने से मेरी ब्रीदिंग रेट फास्ट क्यों हो गई। तो उसने ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चैप्टर पढ़ा। और चैप्टर में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि दैट इज़ वाई डू वी ब्रीथ, कि वाई डू वी रिस्पायर। ब्रीथ या रिस्पायर, हम क्यों सांस लेते हैं या हम क्यों रिस्पायर करते हैं। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ईच सेल इज़ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, कि सभी जो सेल्स होते हैं वो अपना अपना पार्ट परफॉर्म करते हैं डिफरेंट लेवल के ऊपर। ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। नाउ वाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी क्यों चाहिए। हमें एनर्जी हर एक चीज़ के लिए चाहिए, चाहे हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अभी एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी मिलती है फूड से। इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें इंसिस्ट करते हैं कि हमें रेगुलरली फूड खाना चाहिए, क्योंकि फूड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है। अब ये स्टोर्ड एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, ये स्टोर्ड एनर्जी सबको चाहिए। और कैसे मिलती है, जब हम इनटेक करते हैं ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे अंदर एयर जाती है। और एयर बहुत सारी गैसेस का कंपोजिशन होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी एक होती है। ठीक है, वी ब्रीथ आउट द एयर ऑफ कार्बन एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो रिच इन ऑक्सीजन होती है। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एयर जो बाहर छोड़ते हैं वो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो ट्रांसपोर्ट होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर और अल्टीमेटली टू ईच सेल, हर एक सेल के अंदर तक जाती है। और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर वो हमें हेल्प करती है, किस लिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए। ठीक है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं अंदर, एयर लेते हैं, वो हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द हेल्प ऑफ विच रिलीज एनर्जी इज़ नोन एज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है सेल के अंदर और एनर्जी को रिलीज आउट करता है, वो कौन सी रेस्पिरेशन होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, और ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन हर एक ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द फूड इज़ ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। जो फूड होता है हमारा ग्लूकोज, वो ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किस चीज़ को यूज़ करके, ऑक्सीजन को यूज़ करके। जब हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन को यूज़ करके तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, और इसको और जब विदाउट ऑक्सीजन के होते हैं उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों रेस्पिरेशंस के अंदर अलग अलग चीज़ें रिलीज आउट होती हैं। वो क्या होती हैं, सबसे पहले जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या रिलीज आउट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज आउट होती है, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है, जो विदाउट हमारी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो फूड विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर ब्रेक डाउन होता है उसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज आउट होती है। सो बी केयरफुल, जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। जब विदाउट ऑक्सीजन लेते हैं तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज आउट होती है। ओके, ये होते हैं दो टाइप की सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट इज़ हमारा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब क्या होता है, कई बार हमारे जो मसल्स होते हैं वो भी रिस्पायर करते हैं, लेकिन वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। अब वो एनारोबिकली कैसे रिस्पायर करते हैं, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन होनी चाहिए नहीं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे रनिंग, साइकिलिंग या फिर बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। लेकिन हम ब्रीथ तो उसी स्पीड से कर सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, लेकिन हमारे कार्बन डाइऑक्साइड उसी स्पीड से रिलीज आउट होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे मसल्स एनारोबिकली रिस्पायर करना स्टार्ट करते हैं। तब उस टाइम मसल्स में क्या होता है, ग्लूकोज जो
फूड मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है विदाउट ऑक्सीजन के अंदर, वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज आउट करता है। हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो मिल जाती है क्योंकि हम वो एक्टिविटी कंटिन्यू इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एनर्जी है, लेकिन वो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड एक एसिड होता है जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी में क्रम्स फील होते हैं, जो मसल्स क्रम्स हमें मिलते हैं कि हमारी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी बॉडी पेन करती है। तो वो जो क्रम्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं? लैक्टिक एसिड की वजह से आता है, क्योंकि हमारे मसल्स एनारोबिकली रिस्पायर करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, उस टाइम पे फुली ब्रेक डाउन नहीं होता, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और हमें क्रम्स फील होते हैं। अब ये क्रम्स को रिलीव कैसे कर सकते हैं? हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो क्रैम्प्स आने बंद हो जाते हैं और हमारी जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो भी कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है। हॉट वाटर की वजह से वो इंक्रीज़ हो जाती है, इस वजह से हमें वो क्रैम्प्स आने बंद हो जाते हैं। ओके, सो दिस वाज कि हम रिस्पायर क्यों करते हैं। नेक्स्ट कम ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग एक्चुअली में होता है कि हमारे नॉस्ट्रल से पास होने वाली हवा वो हमें ब्रीथ खिलाती है, बट एक्चुअली हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक नॉर्मल वे में तो हम कह सकते हैं। ब्रीदिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, ब्रीदिंग मीन्स taking in air rich in oxygen and giving out rich in carbon dioxide which helps to respires organ। मतलब कि जब हम जो हवा हमारे अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन में रिच हो और जो हम बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच हो, उसको ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं। द intake in the air rich in oxygen in the body is called inhalation and giving out carbon dioxide rich, that is exhalation। कि जब हम बॉडी के अंदर हवा लेते हैं तो उसको इनहेलेशन बोलते हैं और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो वो एक्सहेलेशन बोलते हैं, और इस कंटिन्यूस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो उसका एक रेट होता है और वो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग होता है। अब इस ब्रीदिंग रेट का क्या मतलब है कि एक बंदा, एक नॉर्मल पर्सन 1 मिनट के अंदर कितनी टाइम इनहेल और एक्सेल करता है। इनहेल और एक्सेल कंप्लीट मेक्स दी वन ब्रीथ। तो एक बंदा 1 मिनट में कितनी टाइम ब्रीथ करता है वो हमें ब्रीदिंग रेट बताता है, और ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग हो सकता है। सो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी 10.2 कंडक्ट करनी है, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको अपनी नॉस्ट्रल एक टाइम वॉच लेनी है। टाइम वॉच लेने के बाद आपको बिल्कुल एग्जैक्ट से स्टार्ट करना है और आपको ये देखना है कि आप एग्जैक्टली 1 मिनट में कितनी टाइम्स ब्रीथ करते हो। ओके, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कंप्लीट मेक्स 1, तो दोनों को काउंट एक ही बार करना है और इस टेबल के अंदर फिल करना है। दैट इज़ 10.1 ब्रीदिंग रेट ऑफ अ डिफरेंट कंडीशंस। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक नॉर्मल कंडीशंस में ये अप्लाई नहीं करना, आपको डिफरेंट टाइम करना है। जैसे कि आपको पहले यहाँ तो लिखना है नेम ऑफ द क्लासमेट जो ये ट्राई कर रहा है, आपको अलग अलग नोटिस करना है और एक लास्ट में सेल्फ भी करना है। ठीक है, नॉर्मली पर्सन जब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो क्या ब्रीदिंग रेट है, जब वो बाइसिकल ब्रेक वॉक करके आ रहा है तो क्या रेट है 10 मिनट्स की, 100 मीटर फास्ट रनिंग रेस करके आ रहा है तो क्या है, और रेस्ट पे है तो क्या है। तब आपको पता लगेगा कि ब्रीदिंग रेट हर एक अलग अलग एक्टिविटी पे अलग अलग होता है। रीज़न, क्योंकि हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्रीदिंग रेट भी उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। हमें ऑक्सीजन किसी केस में ज़्यादा चाहिए और किसी केस में कम चाहिए। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी 10.3 के अंदर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। सो इसके अंदर से आपको देखना है कि वेरिएशन ऑफ ब्रीदिंग रेट क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। लाइक इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन हो सकता है जब आप वॉशिंग क्लोथ्स कर रहे हो। स्लीपिंग के टाइम पे बहुत स्लो ब्रीदिंग रेट आपको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी तो लग रही है लेकिन कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आपका ब्रीदिंग रेट बहुत स्लो होगा। यहाँ पे आपका नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे फास्ट हो सकता है, यहाँ पे भी फास्ट हो सकता है, और यहाँ पे आपकी हेल्थ की कंडीशन डिसाइड करेगी कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डिजीज़ नहीं है तो आपका यहाँ पे नॉर्मल रहेगा वॉकिंग के टाइम पे। अगर कोई डिजीज़ है लाइक अस्थमा टाइप प्रॉब्लम किसी को होती है तो उनका ब्रीदिंग रेट वॉकिंग में भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। सो ये कुछ रीजंस होता है कि आपके कहाँ पे जो वेरियस एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर आपके ब्रीदिंग रेट एक्सटेंड या डिक्रीज़ हो जाते हैं।
नेक्स्ट कम हाउ डू वी ब्रीथ। अब हम ब्रीथ कैसे करते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो जो हम एयर अपने अंदर लेते हैं ऑक्सीजन में जो रिच होती है वो कहाँ से पास करती है, हमारे नॉस्ट्रिल से पास करती है। नॉस्ट्रिल जिस पैसेज से वो पास करती है उसको नसल कैविटी बोलते हैं। नसल कैविटी के बाद एयर्स हमारे लंग्स के अंदर रीच करती है थ्रू विंड पाइप। विंड पाइप के थ्रू जाती है। लंग्स कहाँ पे होते हैं, हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर। और ये चेस्ट कैविटी एक रिब केज से सराउंडेड होती है जिसके नीचे एक लार्ज मस्कुलर शीट भी होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ओके, जो हमारा फ्लोर बनाती है किसका, चेस्ट कैविटी का। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम और रिब केज की भी मूवमेंट होती है। अब ये मूवमेंट कैसे होती है, ड्यूरिंग द इनहेलेशन जब आप इनहेल करते हो तो आपके रिब्स क्या होते हैं, थोड़े ऊपर की तरफ मूव करते हैं और लंग्स आपके बाहर की तरफ मूव करेंगे एंड जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये सभी कॉम्बिनेशन कब होगा, जब आप एयर को इनहेल करते हो। और जब एक्सहेल करते हो तो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, आपकी रिब्स डाउनवर्ड मूव होगी, डायफ्राम भी डाउनवर्ड मूव हो जाएगा और रिब जो लंग्स हैं आपके वो इनसाइड की तरफ मूव हो जाएंगे। ये प्रोसेस होता है जब आप एक्सहेलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करते हो। लाइक आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है जहाँ से आपको पता लगेगा कि ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होता है। नसल कैविटी से पास होता है, इस पोजीशन से पास होते हुए आपका जो ट्रैकिया होता है इसके अंदर से एयर पास होती है। ये आपकी जो है वो रिब्स हैं और इसके अंदर जो है वो लंग्स हैं। नीचे की साइड आपको यहाँ पे डायफ्राम दिया हुआ है जो थिन मस्कुलर शीट होती है। ओके, जब आप एयर इनहेल करते हो तो आपके लंग्स बाहर की तरफ मूव करते हैं, रिब्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और डायफ्राम भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। एक्सहेलेशन में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ओके, यहाँ पे आपको एक्टिविटी 4.4 में ज़्यादा क्लियर होगा। आपको क्या करना है, आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है और उसको होल्ड करके रखना है और आपको अपनी चेस्ट को मेजर करना है और एक नोटबुक में ऑब्जर्व कर लेना है, राइट कर लेना है कहीं पे। उसके बाद आपको वो एक्सहेल करना है, वापस से हवा छोड़नी है और फिर चेस्ट मेजर करनी है। तो आपको पता लगेगा कि आपके लंग्स कितने बाहर मूव हुए और कितने अंदर हैं जब आप इनहेल या एक्सहेल करते हो। लाइक आप जब आपने इनहेल किया तो रिब्स आउटवर्ड डायरेक्शन, लंग्स आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव किए और डायफ्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। जब आपने एयर बाहर की तरफ छोड़ दी तो आपके जो रिब्स हैं वो इनसाइड मूव करेंगे और डायफ्राम जो है आपका वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक 10.2 टेबल फिल करनी है जहाँ पे आपको यहाँ तो आपके नेम्स ऑफ द क्लासमेट्स लिखने हैं। जब आपने इनहेल किया तो आपकी चेस्ट की साइज़ कितनी थी, एक्सहेल करने पर कितनी थी और डिफरेंट साइजेस जो आपको ऑब्जर्व करने को मिले उसके अंदर, और कोई भी अगर आपको मिलता है तो। ओके, सो ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। 10.5 एक एक्टिविटी है जिसको आपको कंडक्ट करना है और वो एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है 10.7 के अंदर। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक बॉटल लेनी है जिसकी आपको ऊपर से कैप रिमूव करनी है। उसके बाद आपको एक ऐसे स्ट्रॉ लेनी है 2 और उनको ऐसे अपोजिट वाई शेप के अंदर आपको डाल देना है और यहाँ पे 2 बलून्स अटैच करने हैं जैसे आपको ये दिखाए हुए हैं 2 बलून्स। और इसकी जो नीचे वाली जगह है उसको कट करना है बॉटल की और उसके अंदर एक रबर बैंड की शीट अटैच करनी है। तो आप क्या देखोगे, जब आप इस रबर बैंड की शीट को नीचे की तरफ पुल करते हो तो जो आपकी दोनों बलून्स हैं उनके अंदर एयर फिल हो जाएगी और जब आप इन बलून को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हो तो ये दोनों के दोनों स्क्वीज़ हो जाएंगे। ये हमें क्या दिखाती है, ये एक्टिविटी हमें ये दिखाती है, ये इनहेलेशन का प्रोसेस दिखाती है हमें जब हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और लंग्स के अंदर हवा भर जाती है और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये हमें एक्सहेलेशन का प्रोसेस दिखाता है जब हमारा डायफ्राम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और हमारे लंग्स स्क्वीज़ हो जाते हैं जिनके अंदर से एयर रिमूव हो जाती है। सो ये एक्टिविटी आपको बताएगी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, कि हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं, हमें ये कैसे पता लगेगा। आपको क्या करना है, आपको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है या प्लास्टिक बॉटल लेनी है जिसके अंदर आपको एक होल लेना है और उस होल के अंदर आपको एक पाइप फिक्स ऑन कर देनी है जैसे कि यू कैन सी इन दिस 10.8 के अंदर। 10.8 के अंदर आपको एक स्ट्रॉ लेनी है, उस स्ट्रॉ के ऊपर टेस्ट ट्यूब ली हुई है, जैसे टेस्ट ट्यूब में एक स्ट्रॉ डालनी है, इसके अंदर एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डालना है। जब आप इसके अंदर हवा ब्लो करोगे स्ट्रॉ के थ्रू तो इस लाइम वाटर का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर 2 में ये पढ़ा था, जब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है तो उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें क्या पता लगता है कि जो एयर हमने ब्लो की वो क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। ओके,
सो दी एक्टिविटी हमें ये बताएगी। देन कम्स 10.5 ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अब हमें तो पता लग गया हमारा हम कैसे ब्रीथ करते हैं, बट हम ही एक ऑर्गेनिजम्स थोड़ी हैं, और भी बहुत सारे हैं, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स अलग अलग तरीके से रिस्पायर करते हैं। लाइक एलिफेंट अलग करता है, काउज अलग करती है, फ्रॉग का अलग है, बर्ड अलग रिस्पायर करती है। हर एक के पास तो लंग्स नहीं होते, तो वो कैसे रिस्पायर करते हैं। लाइक फर्स्ट गो विद द कॉकरोच, कि कॉकरोच कैसे रिस्पायर करता है। कॉकरोच हैव अ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ दिस बॉडी, कि उसकी बॉडी के ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिस ओपनिंग की वजह से वो अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंटिन्यू कर पाता है। उस ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं, स्पेंट्रिकल्स। ज़्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर ये मिलता है, और एक नेटवर्क होता है ट्यूब लाइक जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, जिससे गैसेस जो है एक्सचेंज होती हैं। गैसेस का अंदर और बाहर जाना उनकी स्प्रिंकल्स से होता है, लेकिन ट्रैकिया एक ऐसी है जिसके अंदर से उनकी पूरी बॉडी के अंदर जो गैस का एक्सचेंज ऑफ एयर का प्रोसेस है वो टेक प्लेस करता है। ठीक है, इनके अंदर भी ऑक्सीजन रिच एयर रश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर ये लोग रिलीज़ करते हैं। ओके, सो एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक इनकी भी पहुंचती है ट्रैकिया ट्यूब्स की वजह से, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है 10.9 के अंदर ये ट्रैकिया ट्यूब है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ इनकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, और इनके स्पेंटिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एयर अंदर बाहर आ जा सकती है। ऐसा नेटवर्क बहुत सारे और भी अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। नेक्स्ट कम अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि अर्थवॉर्म कहाँ से ब्रीथ करते हैं, अपनी स्किन से। उनकी स्किन एकदम स्लिम और टची होती है, स्लिम, मॉइस्ट और टची होती है। टच करने पे अगर हम उनको देखें तो वो अपनी स्किन के थ्रू ही रिस्पायर करते हैं। लाइक नेक्स्ट कम दी फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर पेयर ऑफ लंग्स होती है जैसे हमारे पास होता है, लेकिन हमारा नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर अंदर बाहर होता है, उनकी स्किन के थ्रू होता है। लेकिन अंदर का जो प्रोसेस है वो लंग्स वाला, वो बिल्कुल हमारी तरह ही होता है जैसे हम करते हैं। नेक्स्ट कम ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब जब हम ह्यूमंस अंडर वाटर जाते हैं सी डाइविंग करने के लिए, तो हम एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। लेकिन जो और ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक फ़िश, वो कैसे रिस्पायर करती हैं, आपने सुना होगा फ़िश रिस्पायर्स थ्रू देयर गिल्स। वो अपने गिल्स से रिस्पायर करती हैं। गिल्स से कैसे रिस्पायर करते हैं, दे हैव द पावर कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, लाइक H2O। हम वाटर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, H2O। तो ये O क्या है, ऑक्सीजन। सो जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, ये गिल्स से वो वाटर के अंदर प्रेजेंस ऑक्सीजन लेते हैं और अपने आप को रिस्पायर करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनके पास सिर्फ एक गिल्स होती है जिसकी वजह से वो रिस्पायर कर पाते हैं। इसीलिए अगर हम फ़िश को वाटर से बाहर निकालते हैं तो वो डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते अपनी बॉडी को, इसलिए वो मर जाते हैं अगर हम उनको पानी से बाहर निकालते हैं तो। डू प्लांट्स रिस्पायर, कि प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं या नहीं। येस, प्लांट्स ऑल्सो डू रिस्पायर। क्योंकि वो ऑक्सीजन हमारी क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज आउट करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी किसी तरीके से रिस्पायर करते हैं। लेकिन वो रिस्पायर कैसे करते हैं, दे रिस्पायर थ्रू सोल्स, सॉइल के थ्रू रिस्पायर करते हैं। सॉइल के अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, हेयर रूट्स होती हैं, एयर स्पेस होता है, इनके बीच में जो एयर फिल होती है, उसकी वजह से जो रूट्स के अंदर एयर ऑब्जर्व होती है, वहाँ से क्या होता है, प्लांट्स अपने आप को रिस्पायर करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे रिस्पायर करते हैं, ह्यूमंस कैसे रिस्पायर करते हैं, एनिमल्स कैसे करते हैं, प्लांट्स कैसे करते हैं। सो this was all about the chapter.